कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, पर मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं चल सकती यामिनी बेटी? यामिनी बड़ी हमदर्दी भरे लहजे में कहती है, जरा आप एक बार तारा की तरफ देखिए माँ। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत तारा की तरफ देखने लग जाती है, जो अभी भी बेहोश थी, और उसने अभी भी कामेश्वरी यक्षिणी का एक हाथ अपने दोनों हाथों से थाम कर रखा हुआ था। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ आप जरा खुद देखिए, तारा के एक तरफ आप हैं तो दूसरी तरफ वर्चस्विनी जो कि उसकी माँ है, पर तारा ने बेहोश होते वक्त अपनी माँ का नहीं बल्कि आपका हाथ थामा है, जैसे उसे इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक प्रकार का इशारा है जिसे हमें समझने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए आप यहीं पर रुकिए, शायद तारा को आपकी जरूरत है। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ कहती है उससे पहले ही कार्तिक पुजारी बोल पड़ते हैं। यामिनी बिल्कुल सही कह रही है कामेश्वरी, आपको यहीं पर रुकना चाहिए, तारा के पास। कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी की बात मानते हुए यामिनी से कहती है, ठीक है यामिनी, मैं यहीं पर रुकती हूँ, पर अगर तुम ग्रेवयार्ड कोठी जा ही रही हो तो ये ताज लेकर जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने एक हाथ से अपना ताज सिर पर से उतारने ही लगी थी कि तभी यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को रोकते हुए कहती है, नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपने पास ही रखिए, इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको ही है। और रही मेरी बात, तो मेरी सबसे बड़ी शक्ति तो युग बाबू है, जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं मेरी रक्षा करने के लिए। इतना कहकर यामिनी युग की तरफ देखने लग जाती है। युग आत्मविश्वास के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, आप यामिनी की फिक्र मत कीजिए कामेश्वरी जी, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, देखना हम चारों सही सलामत कायर और कछुए को बचा कर ले आएंगे। चैटर्जी बीच में बोल पड़ता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। कार्तिक पुजारी कहते हैं, चैटर्जी सही कह रहा है, तुम लोग चैटर्जी को भी अपने साथ ले जाओ, उसे भी कई मंत्र पता है और वो लड़ने में माहिर है, वो तुम्हारे काम आएगा। बिंदु भी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, मैं भी चलूंगी, मैं अपने कायर को देखना चाहती हूँ। अभिमन्यु मना करते हुए कहता है, नहीं बिंदु, तुम हमारे साथ मत चलो, वहां खतरा है, वैसे भी कायर को हम यहीं पर तो लाने वाले हैं ना। बिंदु पलट कर कहती है, पर अगर नहीं ला पाए तो, तुम उसका वशीकरण ही नहीं तोड़ पाए तो, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, हो सकता है मुझे देखते ही कायर ठीक हो जाए, आखिर वो मुझसे प्यार जो करता है, और प्यार में बहुत ताकत होती है। अभिमन्यु कुछ कहने ही वाला था कि तभी युग बोल पड़ता है, बिंदु सही कह रही है, प्यार में बहुत ताकत होती है और वो ताकत मैं अभी अभी महसूस करके आ रहा हूँ, इसलिए बिंदु को भी हमारे साथ चलने दे अभिमन्यु। युग के ये बात कहने पर अभिमन्यु पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाता है। डायना मन में सोचने लग जाती है, ये युग कुटिया के अंदर यामिनी के साथ ऐसा कैसा प्यार का एहसास करके आया है कि इसे प्यार की इतनी अहमियत पता चल गई है। वर्चस्विनी रोते हुए ही कहती है, जाना तो मैं भी चाहती हूँ इतने सालों बाद कछुए को देखने के लिए, पर मैं इस वक्त तारा को नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे एक माँ होने का फर्ज निभाना है। वर्चस्विनी डायना की तरफ देखते हुए कहती है, डायना, जब तुम कछुए का वशीकरण तोड़ दो तो उससे कहना उसकी वर्चू उससे बहुत प्यार करती है। ये बात मैंने उससे कभी नहीं कही, पर उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उससे। डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ वर्चस्विनी जी, मैं कछुए को जरूर ये बात बताऊंगी। मंदिर के अंदर ज्यादा देर रुकने के कारण युग के अंदर की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर आग लग रही हो। वो समझ गया था कि वो और ज्यादा देर तक मंदिर के अंदर नहीं रुक सकता था, इसलिए वो तुरंत बोल पड़ता है, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही कायर और कछुआ बॉटल लेकर वहां से जा चुके हो। रज्जन भारी आवाज में कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। यामिनी गुस्से के साथ रज्जन को मना करते हुए कहती है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है रज्जन। रज्जन कुछ कहने ही वाला था कि यामिनी फिर बोल पड़ती है, ना माँ को तुम्हारी जरूरत थी ना मुझे, पुजारी जी ने तुम्हें यहाँ पर रोका है तो तुम अब उन्हीं के साथ रहो, तुम्हें हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। बात और आगे बढ़ती या मामला और गर्म होता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी रज्जन को आदेश देते हुए कहते हैं, हाँ रज्जन, तुम यहीं पर रुको, तुम्हें कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सभी लोग ग्रेवयार्ड कोठी चले जाएंगे तो यहाँ तारा के पास उसकी हिफाजत करने के लिए कौन रहेगा। रज्जन चुप ही रहता है। कार्तिक पुजारी के ये बात कहने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। युग के अंदर की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। वो समझ गया था कि अगर अब वो एक पल के लिए भी मंदिर के अंदर रुका तो कुछ भी हो सकता था।
इसलिए वो बिना किसी से कुछ कहे हड़बड़ाहट के साथ मंदिर से बाहर निकलने लग जाता है। युग को इस तरह जाता हुआ देखकर सभी को बहुत अजीब लगता है और सबसे ज्यादा डायना को। उसका शक और ज्यादा बढ़ गया था। उसने युग के कांपते हुए पैरों को देख लिया था। युग मंदिर से बाहर निकल जाता है। यामिनी समझ जाती है कि युग को फिर कुछ हुआ है। यामिनी घबराते हुए कामेश्वरी की तरफ देखने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही यामिनी से बोल पड़ती है, तुम युग के साथ जाओ यामिनी बेटी, और जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यामिनी भी कामेश्वरी यक्षिणी से विदा लेती है और फुर्ती के साथ मंदिर से बाहर निकलने लग जाती है। यामिनी के पीछे पीछे ही बाकी सब भी मंदिर से बाहर निकलने लग जाते हैं। इस तरफ युग हड़बड़ाहट के साथ मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था। युग मंदिर की सीढ़ियां उतरता है और एक कोने में जाकर नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठते ही युग को और ज्यादा घबराहट होने लग जाती है और अगले ही पल वो उल्टियां करने लग जाता है। युग लगातार उल्टियां करते ही जा रहा था और दर्द से कराहते जा रहा था। वो जो उल्टियां कर रहा था वो नॉर्मल उल्टी नहीं थी, बल्कि वो खून की उल्टी कर रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। युग खुद अपने मुंह से खून निकलता हुआ देखकर घबरा गया था। अगले पल युग को एहसास होता है कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है और उसी एहसास के साथ यामिनी की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, आप ठीक तो हैं? जब युग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे यामिनी और बाकी सब खड़े हुए थे। यामिनी युग का खून देखकर घबरा जाती है और घबराते हुए ही बोलती है, ये क्या युग बाबू, आपके मुंह से तो खून निकल रहा है। अभिमन्यु भी घबराते हुए युग से पूछता है, युग तो ठीक तो है ना? युग अपनी जगह पर खड़ा होते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, यामिनी मैं ठीक हूं। अभिमन्यु पूछता है, फिर ये उल्टी? युग बहाना बनाते हुए कहता है, बस वो थोड़ी तबीयत खराब है। युग को खून की उल्टी करते हुए देख डायना का युग पर शक और ज्यादा बढ़ गया था। यामिनी समझ गई थी कि ये सब युग के मंदिर में इतनी देर रुकने के कारण हुआ था। बात और ज्यादा बढ़ती है उससे पहले ही युग बोल पड़ता है, तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं, हमें निकलना चाहिए। चैटर्जी कहता है, पर युग तुझे देखकर लगता नहीं कि तू ठीक है, मुझे लगता है कि तुझे यहीं पर रुकना चाहिए। युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं और मैं यहां पर नहीं रुकने वाला, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रहा हूं और अब चलो। युग का गुस्सा देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। सब लोग जानते थे कि युग किसी की नहीं सुनने वाला है, अपने ही मन की करने वाला है, इसलिए सब लोग बिना कुछ कहे युग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ काला साया ध्यान में बैठा हुआ था। उसके सामने ही कायर और कछुआ खड़े हुए थे और उनके पीछे बाकी मुर्दों की सेना खड़ी हुई थी। वो मुर्दों की सेना जो पहले के मुकाबले और ज्यादा बड़ी हो गई थी। जिस तरफ भी नजर जा रही थी वहां पर कोई ना कोई मुर्दा खड़ा हुआ नजर आ रहा था। एक गहरा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। अंधेरा हो चुका था और अंधेरा होने के साथ ही ढेर सारे काले बादल आसमान में मंडराने लग गए थे। ऐसे काले बादल जिन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें भी किसी मकसद के तौर पर इकट्ठा किया गया है। कायर और कछुआ एकटक काले साए की तरफ ही देख रहे थे, जैसे वो उसके ध्यान से बाहर आने का इंतजार कर रहे हो। अगले ही पल काला साया अपनी आंखें खोल लेता है और कायर कछुए को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। काला साया मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर वो रात आ ही गई जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। आज की रात भले ही पूर्णिमा की रात है, पर आज इस पूर्णिमा की रात पृथ्वी लोक पर हमेशा के लिए अंधकार छाने वाला है। आज रात मेरा कालगढ़ बनने वाला है और फिर मेरा नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। कायर और कछुआ भी खुश होते हुए एक लहजे में बोल पड़ते हैं, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काल स्वामी की जय हो काल स्वामी की। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैं बस 3 कदम दूर हूं अपने मकसद से, फिर कालगढ़ बन जाएगा और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। काला साया चतुराई भरी मुस्कान के साथ कायर और कछुए को देखते हुए कहता है, मेरे मकसद को हासिल करने में ये जो 3 कदम बचे हुए हैं, इन 3 कदमों में से 1 कदम तुम दोनों को पूरा करना है और फिर बाकी के 2 कदम मैं खुद पूरा कर लूंगा। काला साया कायर कछुए से पूछता है, बोलो तुम दोनों 1 कदम पूरा करोगे ना? कछुआ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ काल स्वामी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि कालगढ़ बनाने में हम आपके किसी काम आ रहे हैं। कायर भी कछुए के पीछे पीछे ही बोल पड़ता है,
आप तो बस बोलिए कि हमें क्या करना है, आदेश दीजिए कालस्वामी। काला साया हंसते हुए कहता है, तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि तुम दोनों को क्या करना है। वही करना है जो तुम हमेशा से मेरे लिए करते आए हो। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कालस्वामी, हमें वापस से ग्रेवयार्ड कोठी से आपके लिए वो बॉटल लेकर आनी है ना, जो अदृश्य कमरे में रखी हुई है। काला साया मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ कछिंदर, तुझे यही करना है, पर इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारी की सारी बॉटलें लेकर आनी है जो अदृश्य कमरे में बची हुई हैं। कछुआ अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा कालस्वामी, सारी बॉटलें? काला साया हामी भरते हुए कहता है, हाँ सारी बॉटलें। आखिर आज रात ही तो मुझे कालगढ़ बनाकर सिद्ध करना है, और बिना बॉटलों के कालगढ़ कैसे बनेगा? कायर आक्रोश के साथ कहता है, हम वो सारी बॉटलें आपके लिए जरूर लेकर आएंगे कालस्वामी। काला साया कुछ सोचते हुए कहता है, अगर कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उनसे लड़ना मत, सीधे उन्हें मार देना। किसी पर भी रहम मत करना, सबको मौत के घाट उतार देना। कछुआ कुछ गुस्से के साथ कहता है, मार देंगे कालस्वामी, सबको मार देंगे। पिछली बार तो वो यामिनी बच गई थी, पर इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। कायर भी उसी लहजे में बोल पड़ता है, मेरे हाथों से भी कालस्वामी? काला साया हंसते हुए कहता है, तुम दोनों को एक और खुशखबरी देनी है। कछुआ तुरंत पूछ पड़ता है, कैसी खुशखबरी कालस्वामी? काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैंने तुम दोनों से बोला था ना, वो लोग तारा की शक्तियां जागृत करने में लगे हुए हैं। कायर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ कालस्वामी, आपने हमें ये बात बताई थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, तो खुशखबरी ये है कि वो लोग तारा की शक्तियां जागृत नहीं कर पाए हैं। वो मूर्ख आखिर तारा की शक्ति जागृत कर भी कैसे पाते? नियति तो खुद चाहती है कि कालगढ़ बने। आखिर ये कलयुग है, और कलयुग में काली शक्ति का काला जाल नहीं फैलेगा तो किसका जाल फैलेगा? कछुआ मन में सोचने लग जाता है, कालस्वामी तो यहीं पर थे, फिर इन्हें कैसे पता कि तारा की शक्तियां जागृत नहीं हुई हैं? कायर और कछुआ चुप ही रहते हैं, पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यह बात साफ समझ आ रही थी कि वो दोनों इस बात से बहुत खुश हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, वो मूर्ख तारा की बची हुई दैवीय शक्ति तो जागृत नहीं कर पाए, तुम लोगों को क्या खाक रोक पाएंगे? देखते हैं तुम काबिल हो या फिर वो, और मुझे पता है तुम उन्हें मसल कर रख दोगे। कायर गुस्से के साथ कहता है, हाँ कालस्वामी, आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपनी वफादारी हम साबित करके दिखाएंगे। कछुआ कहता है, जिएंगे तो आपके लिए और मरेंगे भी तो आपके लिए। काला साया फिर बोल पड़ता है, इससे पहले तुम दोनों को जो काम मैंने सौंपा था वो तुम दोनों ने कर दिया है ना? कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ कालस्वामी, हमने वो काम कर दिया है। काला साया पलट कर कहता है, तो फिर अब इस तीसरे कदम को पूरा करो, जाओ और मेरे मकसद को कामयाब रखो। याद रखना, आज रात भी तुम दोनों को 12 बजे से पहले सारी बोतलें लेकर आनी है। तब तक मैं बाकी की तैयारी करता हूँ। अभी भी बहुत सारी तैयारी बची हुई है, शक्तियां और ज्यादा एकत्रित करनी होगी। आखिर आज रात कालगढ़ जो बनाना है। इतना कहकर काला साया जमीन पर ही बने ट्रायंगल के अंदर आंख के निशान की तरफ देखने लग जाता है। काला साया उस निशान को एकटक देखते हुए मंत्र पढ़ने लग जाता है, और उसके मंत्र पढ़ते ही आंख की पुतली में मूवमेंट होने लग जाता है। वो गोल गोल घूमने लग जाती है, और अगले ही पल कायर कछुआ उस घूमती हुई पुतली के अंदर कूद जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।